दोस्तों, अपने वीडियो देखने के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए वॉल्यूम को अप कर दो एंड अपने स्वाद अनुसार स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा दो एंड मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो एंड वीडियो को लाइक करो। अब जाओ वीडियो का मजा लो। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त धीरज स्वागत करता हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो हम लोग अभी चल रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। इसका एपिसोड नंबर 1 पहले ही खत्म हो चुका है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख के आ जाओ। ऊपर आई बटन पे आ गया होगा एंड डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक होगी। उसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वो भी आप लोग जाके देख सकते हो। तो चलो बिना बकवास के हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने कंप्लीट किया था इंट्रोडक्शन और द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हाँ, बस सिर्फ 2 टॉपिक ही कंप्लीट किए थे, पर आज हम लोग बहुत ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम, accuracy, precision of instruments and error in measurements and significant figures। यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 पार्ट्स हम लोग इसके अंदर कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ बचेंगे 3 पार्ट्स, जो कि अगले वाले वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं। और जिन्हें नहीं पता कि आखिर ये 11th का सिलेबस आया कहाँ से, हमने चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं पढ़ा, वो प्रीवियस वाला वीडियो देखो। उसके स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पोर्शन में से डिलीटेड है, यानी कि इस बार के सिलेबस में वो नहीं आ रहा। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। आज की शुरुआत करते हैं यहाँ से। एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, यानी कि साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल। देखो, हमने पहले डिफाइन किया था कि आखिर बड़े बड़े प्लैनेट्स से हमारी अर्थ का डिस्टेंस, इतना बड़ा बड़ा पूरे यूनिवर्स का डिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। वो रेडियन एंड स्काइडियन की मदद से निकालते हैं। जो नहीं समझ रहे वो वीडियो देख के आ जाओ। और आज हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही मिनिमम जो साइज होती है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, उसको कैसे देखते हैं। तो एज लाइट हैज़ अ वेव लाइक फीचर, ये हम सब लोग जानते हैं। द रिजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज इज द वेव लेंथ ऑफ लाइट। अ डिटेल एक्सप्लेनेशन कैन बी फाउंड इन क्लास 12th फिजिक्स टेक्स्ट बुक। For visible light, the range of the wavelength is from about 4000 angstrom to 7000 angstrom। आखिर ये एंगस्ट्रॉम है क्या? देखो, जैसे लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो वैसे ही ये एंगस्ट्रॉम जो है ये माइक्रोस्कोप की स्ट्रेंथ को बताता है कि आखिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। और ये बहुत बार यूज़ होगा, इसलिए देख लेना। वैसे कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो hence an optical microscope cannot resolve particles with sizes smaller than this. Instead of visible light, we can use a electron beam। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बिहेव एज वेव। जैसे कि लाइट बिहेव करती है वेव के जैसे, वैसे इलेक्ट्रॉन्स भी वेव के जैसे बिहेव कर सकते हैं। वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एज स्मॉल एज फ्रैक्शन ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। यानी कि एंगस्ट्रॉम क्या था? ठीक है, एंगस्ट्रॉम का फ्रैक्शन यानी कि बाय 10 हो सकता है, डिवाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी यार, फ्रैक्शन है तो अननोन है। सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद रिजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रॉम हैव बीन बिल्ट। मतलब देखो 0.6 मतलब जितना ज़्यादा कम नंबर होगा ना, वो उतनी ही ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी होगी। अभी ये 0.6 है, मतलब कि हल्की ब्लर इमेज होगी। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो अगर एक एटम की इमेज सर्च करोगे तो वो हल्की ब्लर होगी, एकदम क्लियर नहीं होगी जैसे कि हमारी बुक में है, वो तो बस ऐसे ही। तो टर्निंग माइक्रोस्कोप हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच अगेन द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इज बेटर देन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी कि एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम बहुत ज़्यादा होता है एंड उससे बेटर यानी कि 0.9, 0.8, 0.7, 0.1 का अभी तक बना नहीं है, सिर्फ 0.6 तक बना है। अब यहाँ पे एक सिंपल मेथड है फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलेइक एसिड इज गिवन बिलो। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो तो उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं। उसमें से हमने एक प्रोसेस देखा है जो कि होता है ओलेइक एसिड के ऊपर। ओलेइक एसिड इज अ सोपी लिक्विड विथ लार्ज मॉलिक्यूल साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9। यानी कि ये 1 एंगस्ट्रॉम से भी थोड़ा बहुत ब्लरली दिख सकता है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो द आइडिया इज़ टू बी फर्स्ट फॉर्म मोनोमोलिकुलर लेयर ऑफ ओलेइक एसिड ऑन वाटर सरफेस। यानी कि हमें सबसे पहले वाटर सरफेस के ऊपर एक मोनोमोलिकुलर लेयर बनानी पड़ेगी, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल लेयर। उसी लेयर को हम लोग फिर उस ग्लास वॉच के ऊपर रखेंगे एंड वहाँ से हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। We dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in alcohol to make a solution of 20 centimeter cube. Then we take a 1 centimeter cube of this solution and dilute it to the 20 centimeter cube using alcohol. So the concentration of solution is equals to 1/20 into 20. 20 into 20 अलग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये अलग अलग concentration के साथ हमने अलग अलग टाइम लाइन पे इसके अंदर डाला है। ऑफ ओलेइक एसिड सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका प्रोसेस क्या है वो
ब्लू में मैंने बताया हुआ है. नेक्स्ट वी लाइटली स्प्रिंकल some lycopodium powder on the surface of water. In a large throw, we put 1 drop of this solution in the water. The oleic acid drops spread into a thin layer and roughly circular film of molecular thickness. अब जैसे हमें वो मिल जाती है तो हम क्विकली मेजर द डायमीटर ऑफ द थिन फिल्म टू गेट्स इट्स एरिया. एरिया को हमने ए से डिनोट किया है. सपोज वी हैव ड्रॉप्ड एंड ड्रॉप्स यानी कि नंबर ऑफ ड्रॉप्स. इनिशियली वी डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप. देखो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप हमेशा अलग हो सकती है. वॉल्यूम ऑफ साइज, उसकी साइज एंड उसके हर एक शेप के ऊपर वो डिपेंड करता है. और बताओ यार कि एक रेन ड्रॉप जो होती है यानी कि वॉल्यूम ऑफ जो ड्रॉप है उसको आप कैसे निकालोगे, कितने पार्ट्स में निकालोगे, मतलब उसके शेप्स क्या क्या हैं. अब उसके बाद अगर हम लोग सीधा आ जाते हैं ना आंसर के ऊपर. हमें क्या निकालना था, हमें निकालनी थी लेयर की थिकनेस. तो लेयर की थिकनेस यहाँ पे जो लेयर की थिकनेस हमें निकालनी थी वो कैसे निकालते हैं भाई, तो वो निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ फिल्म अपॉन एरिया ऑफ फिल्म. फिल्म क्या था, वही मोनोमोलिकुलर लार्ज बिग लेयर. तो अब हमें वॉल्यूम पता थी जो कि थे नंबर ऑफ ड्रॉप्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप अपॉन 20 इंटू 20 एरिया, वो उसका एरिया था. तो बस ये आपकी थिकनेस निकल गई. एंड if we assume that the film has monomolecular thickness, then this become the size or diameter of a molecule. तो ये क्या है, ये उसकी डायमीटर है, मतलब उसकी थिकनेस मतलब उसका डायमीटर ही हुआ ना. चलो आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं. अगर नहीं समझे तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. हमें निकालना था हमें ओलेइक एसिड का एक एटम यानी कि उसका हमें एक मॉलिक्यूल देखना था. मॉलिक्यूल देखने के लिए हमने उसको सबसे पहले मोनोमोलिकुलर लेयर फॉर्म किया. किसकी हेल्प से, अल्कोहल और वाटर की हेल्प से. जब हमने उसको फॉर्म किया तो उसके निकालने का एक फार्मूला है जो कि वॉल्यूम ऑफ फिल्म यानी कि वॉल्यूम ऑफ लेयर अपॉन एरिया ऑफ लेयर, जो कि हमने अलग अलग स्टेप्स में निकाला. बस इतना ही है. अब आती है रेंज ऑफ लेंथ. रेंज ऑफ लेंथ यानी कि ये कुछ मेजरमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि एक फ्रीमी का मतलब होता है एक फ्रीमी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर. और उसके बाद आता है एंगस्ट्रॉम, जिसका होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर. उसके बाद एक आता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. देखो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना, ये बेसिकली हमारे अर्थ से सन के बीच का एक डिस्टेंस है. एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ जो कि है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स. हाँ, ये 10⁻11 है वो थोड़ा सा कम हो सकता है अगर हम उसको किलोमीटर्स में करें तो, बट मीटर्स में है क्योंकि मीटर्स में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं तो मीटर्स में ही रखा है. अब एक लाइट ईयर, भाई साहब लाइट ईयर, कभी अंधेरे में रात को टॉर्च जो होती है उसको आसमान में डाल के देखना एंड कभी सोचा है कि वो कितनी दूर तक जा सकती है, बहुत दूर तक. तो एक लाइट ईयर यानी कि एक लाइट की रे एक साल में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी, वो कवर करेगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर. यानी कि सन से लेके अर्थ तक देखो 9 टाइम्स तो ये है और फिर भी 4 टाइम्स ये है, 9 इंटू 4, भाई साहब बहुत ज़्यादा. अब देखो, अब अगर हम लोग आए कि डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स विद वेलोसिटी ऑफ एक सेकेंड में कितना, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन ईयर. अब आता है पैरासेक. तो पैरासेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबस्टेंस एन एंगल ऑफ 1. जैसे कि देखो हमने देखा था कि बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स को एक सर्कल मान रखा है, वैसे ही हमने भी इस अर्थ को एक सर्कल मान रखा है जहाँ पे ये इसके 1 सेकंड का डिस्टेंस है, 1 आर्क सेकंड. कल ही मैंने बताया था यार, नहीं मालूम तो जाओ और देख के आओ. अब आ जाते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास पे. मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्पेस. ठीक है, पर जो वेट है ना वो इनके ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर, स्पेस के ऊपर. बिकॉज अगर आप 1 किलो आलू को अर्थ के ऊपर वेट कर रहे हो एंड फिर उसको अगर आप मून के ऊपर वेट कर रहे हो तो उसका वेट कम होगा पर मास उसका इक्वल्स टू होगा. ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. बस इतना ही पढ़ना है, इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं. वाइल डीलिंग विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स द किलोग्राम इज एन इनकन्वेंशन यूनिट बिकॉज कि एटम्स सब जगह हैं, मॉलिक्यूल्स सब जगह हैं और सब जगह इतने डिफरेंट वेट्स को मेजर करना पॉसिबल नहीं हो सकता एंड ये एक सही तरीका भी नहीं है. इसलिए हम लोग सिंपली उनके मास को मेजर कर देते हैं. In the case, there is an important standard unit of mass called the Unified Atomic Mass Unit, जिसको हम लोग U से डिनोट करते हैं. तो एक Unified Atomic Mass Unit is equals to 1 U, शायद इसको 1 मोल कहते हैं, and is equals to 1/1/12 of the mass of an atom of carbon isotope, जो कि है 12/6c, including the mass of electrons, जो कि होता है 1.66 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. ठीक है, -27 किलोग्राम. देखो ऐसा मत समझना कि ये, अब देखो यार किलोग्राम देखिए ये बात समझ लेना कि क्या है यार, एटम को हम लोग किलोग्राम में वेट कर सकते हैं
नहीं, वहाँ पे देखो -27 है, तो जब उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, तो वो 27 धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। सो एज़ कि मैं अभी फिर से मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़े से वॉइस इश्यूज आ सकते हैं यार। वी मेक यूज़ ऑफ मासेस स्पेक्ट्रोग्राफ इन विच रेडियस ऑफ द trajectory is proportional to the mass of charged particles moving in uniform electric and magnetic field. अब आती है रेंज ऑफ मास। रेंज ऑफ मास यानी कि may vary from tiny masses of order of 10-30 kg of an electron to the huge masses of about 10/55 kg of the known universe। यानी कि जिस यूनिवर्स को अपन जानते हैं उसका सबसे बड़ा मास है 10^55 kg एंड सबसे छोटा मास है 10^-30 kg। अब ये क्या है? ये है रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ लेंथ का है ये। साइज ऑफ अ प्रोटॉन, एटम न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटम, टिपिकल वायरस, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऐसे करते करते देखो इसके बीच का तो है ना याद रखने की जरूरत नहीं, बस फर्स्ट टू एंड लास्ट टू याद रख लेना, वो काफ़ी होगा। अब ये है रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस, इसके भी फर्स्ट टू एंड लास्ट टू को याद रख लो, दैट विल बी इनफ। अब वो जो 1055 था वो क्या था? 1055 जो था यानी कि 10^55 वो था ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जितने यूनिवर्स को अभी तक हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कोई ऑमनीवर्स या मल्टीवर्स नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ टाइम। टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड अ क्लॉक। वी नाउ यूज एन एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम विच इज बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय इन अ सेंजियम एटम। सेंजियम एटम होता है, ठीक है, एक एटम होता है। उसी के बाद पीरियोडिक वाइब्रेशन यानी कि पर्टिकुलरली सेम टाइम पे, सेम डिस्टेंस पे, सेम इसके अंदर वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होती है उससे हम लोग टाइम का पता लगाते हैं। दिस इज द बेसिस ऑफ कैल्शियम क्लॉक, समटाइम्स कॉल्ड एटॉमिक क्लॉक। अब आता है द वाइब्रेशन ऑफ द कैल्शियम एटम रेगुलेट द रेट ऑफ दिस कैल्शियम एटॉमिक क्लॉक, just as the vibration of a balance wheel regulate an ordinary wristwatch or the vibration of a small quartz crystal regulate a quartz wristwatch। जैसा कि हमारी नॉर्मल वॉच में होता है, वो जो सेकंड वाला हैंड होता है उसकी वाइब्रेशन से हम लोग टाइम का पता लगाते हैं, जस्ट लाइक दैट। A Caesium atomic clock is used at the National Physical Laboratories यानी कि NPL in our country। The NPL यानी कि National Physical Laboratory has the responsibilities of maintenance and improvement of physical standards including that of time and frequency। अब note that the Indian Standard Time यानी कि IST is linked to this कहाँ चला गया is linked to this set of atomic clocks। This implies that the uncertainty gained over time by such a device is less than 1 part of 10^15। They lose or gain no more than 32 in 1 year। अभी 32 के बाद जो US जैसा कुछ है, ये इसका मुझे फुल फॉर्म बताओ कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कि आपको कितना नॉलेज है फिजिक्स के बारे में। 1/299 and 792 458 of a second। ये है as the units of length has been expressed in terms the path length light travels in certain intervals of time। Okay, अब note that the ratio of longest and shortest length of an object in our universe is about 1041। यानी कि वो रेशो जिसमें लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ है उसका जो वो होता है टोटल ऑफ 10^41। और ये हमें मिल जाता है टेबल 2.4 में विच लिट्स टिपिकल मास ऑफ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे एक और है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन आवर यूनिवर्स इज अबाउट 10^41 स्क्वायर। ये स्क्वायर है वैसे, तो इज दिस अ क्यूरियस कोइंसिडेंस बिटवीन दिस लार्ज नंबर्स प्योरली एक्सीडेंटल। तो देखो वैसे तो इसके अंदर स्क्वायर है, पर अगर हम लोग 41 के ऊपर जाएं तो वो मच सिमिलर है। एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स एरर। तो क्या होता है कि द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट contains some uncertainty। This uncertainty is called error। uncertainty यानी कि गलती से, यानी कि जो आप नहीं चाहते पर हो गया। We shall distinguish between two terms, accuracy and precision। Accuracy of measurement is a measure of how the close measured value to the true value of the quantity। The accuracy in measurement तो क्या होता है? Several factors, ऐसे कुछ factors है जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, including the limit of the resolution of the measuring instrument। measuring instrument की जो resolution होती है वो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट लगाती है। जैसे कि हमने पहले देखा था कि एक एंगस्ट्रॉम उतनी क्लियरली मेजर नहीं कर पाता, उतना क्लियरली उसको नहीं देख पाता जितना कि 0.6 एंड उसके डिग्रीज वाले नंबर उसको अच्छे तरीके से देख पाते हैं। For example, suppose the true value of a certain length is near 3.678 centimeter। एक एक्सपेरिमेंट में using a measuring instrument of resolution 0.1 centimeter। Suppose, and वो वैसे भी ठीक है,
Suppose 0.1 centimeter. The measured value is found to be 3.7 centimeter. While in another experiment, using a measuring device of greater resolution, say 0.01 centimeter, the length of determined to be 3.38. इसका रीज़न क्या है? अलग अलग रिजोल्यूशंस पे अलग अलग हमें उसकी लेंथ क्यों मिली? उसी वजह यह है कि measurement has more accuracy because it is the closer to the true value, but less precision. It is the resolution is only 0.1 centimeter, while the second measurement is less accurate but more precise. Precise का मतलब क्या होता है? बताओ comment box में. Thus, every measurement is approximately due to errors in measurement. In generally, the errors in a measurement can be broadly classified as systematic errors and random errors. तो देखो, systematic errors में आता है वो errors जो trend to either positive होते हैं या negative होते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एरर्स बेसिकली उस इंस्ट्रूमेंट को बनाते वक्त होते हैं या फिर कैलिब्रेशन यानी कि किसी चीज़ के उसके अंदर दखल देने की वजह से हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, चाहो तो पढ़ लो, वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। तो इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या फिर प्रोसीड्यूर्स, यानी कि आपको उस चीज़ को मेजर करने का, जैसे कि वो ऑलाइक एसिड था, ऑलाइक एसिड का अगर मैं आपको पूछता ये वो प्रोसेस को बिना बताए कि बताओ मुझे एक ऑलाइक एसिड के एक मॉलिक्यूल की लेंथ बताओ, डायमीटर बताओ, तो आप लोग नहीं बता पाते। आप सिंपली ऑलाइक एसिड को लेते और उसको माइक्रोस्कोप में देखते, बट वो उतना नहीं दिखता क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपको सही से प्रोसीड्यूर नहीं पता कि आखिर कैसे चेक करते हैं। जैसे कि एक थर्मोमीटर पहले 0 होना चाहिए, फिर ही हमें उससे अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करना चाहिए, तभी वो एक्यूरेसी के साथ चेक होगा। फिर आते हैं पर्सनल एरर्स यानी कि बेसिकली वो एरर्स जो हम लोग करते हैं, जो जानबूझकर कर नहीं होते बट हमारे बेसिक्स से हो जाते हैं, या हमें उस प्रोसेस को मेजर करने के लिए जनरल नॉलेज नहीं है। और इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे सोच लो कि आप कोई ड्राइंग बना रहे हो, उसमें आप सबसे पहले अपनी एक आंख बंद कर लेते हो, फिर दूसरी वाली आंख, तो पैरेलैक्स यानी कि पैरेलल डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसकी वजह से आपकी जो ड्राइंग है उसके अंदर भी एक डिफरेंस आ जाएगा। पैरेलैक्स को मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, selecting better instruments and removing personal basics as far as possible. अब आते हैं random errors are those errors which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size. This can arise due to random and unpredictable functions in experimental conditions. तो देखो, इसमें आती है least count error, ठीक है, और फिर आता है absolute error, relative error and percentage error. तो ये सब कुछ जो है वो हम लोग कल देखेंगे, जिसके बाद ज़्यादा चैप्टर नहीं बचता है। उसके बाद सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ये सिर्फ कुछ एरर्स बचते हैं, एंड कुछ एक्सरसाइज के बाद हम लोग आ जाएंगे, इसके एग्जांपल्स कर लेने के बाद हम लोग आ जाएंगे डायमेंशनल्स वाले कॉन्सेप्ट पे, एंड वो होगा बेसिकली हमारा लास्ट। उसके बाद आ जाएगी एक समरी, एंड समरी के बाद हमारी एक बड़ी सी एक्सरसाइज, इसके अंदर टोटल ऑफ 33 क्वेश्चंस है, एंड ट्राई करेंगे कि इन 33 क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में निपटा सकें, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो।